अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो सनम जावेद के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात में उस खातून ने किस कदर गलीज़ गालियाँ बकी थीं। यहाँ तक कि उस औरत ने बात करते हुए उनको ना तमीज़ है, ना पता है कि बात किस तरह से की जाती है। ख़ुद को इन करने के लिए मरियम नवाज़ को तो गालियाँ दी दी, मोहसिन नकवी को तो पता नहीं हराम की औलाद भी कह दिया। और वो क्लिप मेरे पास है, वो ज़रा देखिए कि सनम जावेद क्या कुछ करती रही हैं। और जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो सनम जावेद की सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी पार्टी बदलने जा रहे हैं या अपने बयानात बदलने जा रहे हैं, या वो ये करके क्यों लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा चाहती हूँ कि पहले आप सनम जावेद के कारनामे सुने। हैव अ लुक। ने कहा कि मैं हाथ तोड़ दूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं इनके आंखें नोच लूंगा। अब किसने पुलिस वालों पे हाथ उठाया? नहीं तो मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने पहले भी दांत तोड़े हैं, आपने पहले भी बाजू तोड़े हैं, आपने पहले भी सर फाड़े, आपने मुंह फाड़े हैं। आप कितने बेगैरत हैं आप कितनी बेगैरती से पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं। जैसी आपकी मालकी ने पक्के मुंह वाली झूठी, आप पक्के मुंह वाले बेगैरत हैं। आपके लिए खान साहब ने बिल्कुल ठीक है कि आप बेगैरत हैं। और जो मैंने आपके लिए पहले दिन कहा था कि आप जरदारी की औलाद है, हलाल के तो नहीं हो सकते, आपने साबित किया है। मतलब 1500 वीडियोज हैं भाई साहब, जिसमें आपके लोग स्टील के डंडे मार रहे हैं लोगों को। स्टील के डंडे, काले कलर के स्टील के डंडे मार रहे हैं। पत्थर उठा उठा के रेंजर्स मारी थी। आप लोगों ने रेंजर्स की कोई इज्जत नहीं रहने दी, आपने पुलिस वालों की इज्जत नहीं रहने दी। आपने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया है कि जमान पाक के पास से अकेले ना गुजरे। तो जनाब अब आपको मैं सनम जावेद के बारे में क्या बताऊं। सनम जावेद की क्रेडिबिलिटी क्या है? सनम जावेद की क्रेडिबिलिटी है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का आपने वो क्लिप सुना होगा जिसमें उन्होंने सनम जावेद जैसी बहुत सारी खवातीन के बारे में बात की थी कि ये रात को जो है वहाँ पर जुमान पार्क के अंदर क्या करने आती हैं, क्या करने आती हैं। आप लोगों ने वो क्लिप सुना होगा। अगर मेरे पास वो ऑडियो हुआ तो मैं वो भी यहाँ पर लगा दूंगी। अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सनम जावेद जो हैं, इनको जो वकील साहब लेकर जा रहे थे, ये वही वकील है गालिबन जो पिछले दिनों में इमरान रियाज खान को बचाते रहे। अब ये साहब जो हैं, इन्होंने अपना बाजू जो है वो सनम जावेद की तरफ किया और सनम जावेद ने बाकायदा तौर पे, जिस तरह वो एक लफ्ज़ है पंजाबी का जफ्फी, बगलगीर होना, बाकायदा तौर पे बगलगीर होके जप्पी लगा के बाजू के अंदर बाजू दे के ये खातून जो है ये वकील के साथ बाहर निकल आई हज़ारों के मजमे में। और मज़ेदार बात आप ये देखिए कि फिर वो वकील बाहर आया और उसने आकर कहा कि ये तो हमने सुना था कि माएँ सबकी सांझी होती हैं, बहनें सबकी सांझी होती हैं। वो कहता है बीवियाँ भी सबकी सांझी होती हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? हैव अ लुक। खवातीन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, खवातीन है, ये हमारी सबकी सांझी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बीवियाँ हैं। बराए मेहरबानी डॉक्टर आलिया हमजा जी, तो आपने सुना, ये गंद है जो पीटीआई फैला रही है कि बीवियां भी सबकी सांझी होती हैं। सुभान अल्लाह। और इस तरह से जो है वो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ जो है वो खुलेआम कोर्ट के अंदर अपने वकील के साथ बगलगीर होकर जा रही है। कोई शर्म, कोई हया। मुझे ख्वाजा से बड़े याद आ रहे हैं जो कहते हैं कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई नहीं होती है। अब ज़रा देखिए कि आप लोग भी जानते हैं कि सनम जावेद 9 मई के वाक़यात में किस तरह से इन्वॉल्व थी। आपको पता है कि वो पेश थी। आपको ये भी पता है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो है मुहाजराई चल रही है। आपको ये भी पता है कि अदलिया जो है, अगर किसी जज के बारे में कोई बात कर दी जाए तो फौरी तौर पे तौहीन अदालत के चक्कर में आपको बुला लेती है और बुला के जो है वो आपको नोटिस जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने तौहीन अदालत की है। लेकिन जो मुल्क की तौहीन हुई, जो अस्करी तनसीबात की तौहीन हुई, जो फौजियों की तौहीन हुई, जो उनकी टेरिटरी के अंदर घुस के लोगों ने मारा, जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, इतना कुछ करने के बावजूद भी ऐसी खवातीन को कोर्ट्स जो हैं वो लगातार रिलीफ दिए जा रहे हैं। और होता क्या है कि वो छूट के आते हैं और फिर पुलिस उनको दोबारा पकड़ के ले जाती है। ऐसी सूरत हाल में लास्ट अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को छोड़ा और कहा कि आप इसको रिहा कर दें, और सनम जावेद जो है वो वापस अपने घर आई और अपने वालिदैन के पास और अपने बच्चों के पास आई, तो फौरी तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने सनम जावेद के हक़ में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे माँ का इंतज़ार करते थक गए होंगे, इनका तो कोई कसूर नहीं, सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। जिसके बाद जो है वो बहुत से लोगों ने ख्वाजा साद रफ़ीक को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, एक होती है सिला रहमी, वो किसी ऐसे शख्स पे की जाती है जो बेकसूर होता है। लेकिन जो शख्स कौम का मुजरिम होता है, जो शख्स कोई जुर्म करता है, आप उसके लिए सिला रहमी कैसे मांग सकते हैं? महज इसलिए कि वो थोड़ा मशहूर हो गया है, या महज इसलिए कि उसका ताल्लुक पीटीआई से निकल आया है? इस तरह तो फिर जितने भी जेलों में लोग हैं वो सारे कहेंगे कि हमारे भी बच्चे हैं बाहर, तो हमें भी छोड़ दिया जाए। अब ये सारी तनकीद अभी ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर हो ही रही थी कि उसी दौरान सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उसने एक बहुत ही बुरा ट्वीट किया।
लिखती है कि खुलकर बोलें, कहीं नवाज की ज़हनी मरीज़ बेटी इदारों को इस्तेमाल करने बंद करें और इदारे भी इस्तेमाल होना बंद हों, ज़ाती मुफाद, एक्सटेंशन और इक़्तिदार के लिए अवाम को निशाना बनाना बंद करें। अब ये फलक जावेद ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया ख्वाजा साद रफ़ीक को, तो उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक खामोश हो गए, क्या कहते। फिर उसके बाद एक और वाक़या पेश आ गया कि इमरान खान को जेल में पड़ा थप्पड़, और उसके बारे में कोर्ट रिपोर्टर्स ने जब आकर बताना शुरू किया कि खान साहब को जेल में थप्पड़ पड़ा है, तो ख्वाजा साहब ने उसकी भी मजम्मत की। और ख्वाजा साहब ने जब उसकी मजम्मत की तो लोगों ने फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी और कहा कि आप शायद अपनी पार्टी तो नहीं बदलना चाहते, शायद इसलिए आप इस तरह खान साहब के हक में बोल रहे हैं। आप देखिए कि जब जब PMLN ने कोई बात की है, उसी वक्त जो है इनके अपने वुज़रा जो है तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जबकि इमरान खान के मुंह से निकली हुई बात और उनके वुज़रा, मैं कहती हूँ मजाल है कि किसी की टस से मस हो सकें। वो तो हर वो गलत बात करते हैं और हर वो गलत बात को सपोर्ट करते हैं जिसको वो समझते हैं कि हम इसमें बिल्कुल राइट हैं, बल्कि वो दूसरों की तस्दीक करते हैं और सोशल मीडिया ट्रोलिंग कराते हैं। एडहॉक जजेस का पूरा मामला आपके सामने है कि किस तरह से एडहॉक जजेस जो हैं उसमें से 2 ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं आना भाई, क्योंकि हम सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से डरते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं अगली खबर पर जाऊँ, आपको ये बता दूँ कि सनम जावेद को फिर खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से बुला लिया था KPK हाउस के अंदर शेल्टर देने के लिए, और फिर सुनने में आया कि सनम जावेद को बलोचिस्तान जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और बलोचिस्तान पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया है। बहरहाल, मैं आपको एक बता दूं बात कि अगर सनम जावेद छूट जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर बाकी सबको भी छोड़ देना चाहिए, फिर खान साहब को भी छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म फाइनली आयद हो गई है। 9 मई का जलाओ घिराव का जो केस है उसमें शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। क्या तफसीलात हैं आपको बता देती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से राना मुदस्सिर एडवोकेट ने अदालत के अंदर दरखास्त जो है वो दायर की, जो कि चालान की कॉपी और उनके मौक्कल को मिली वो अधूरी है, और जो सबूत पुलिस ने हमें USB में फ्राहम किए हैं वो USB भी खाली है, ये कहा गया। बाद में अदालत ने आइंदा समाअत के ऊपर गवाहान को तलब करते हुए समाअत जो है वो 18 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दी। और आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से कोट लखपत जेल जो है पहुंचा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर थाना शादमान जलाओ घिराव समेत जो है दीगर मुकदमात हैं, और 9 मई में थाना शादमान जलाओ घिराव केस में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चालान जमा करवा दिया था। अच्छा, आपको एक बात बताऊंगी, मौजूदा हुकूमत जो है ना वो मेरे ख्याल से बौखला गई है, क्योंकि अगर ये कोई फैसला करते हैं तो इन्हें चाहिए कि पहले अपनी मुशावरत करें, फिर अपना फाइनल फैसला करें, फिर ये फैसला करें कि ये जो फैसला हमने किया है आवाम को बताने से पहले क्या हमने इसके ऊपर अटल भी रहना या नहीं रहना। आपने देखा कि कितनी जल्दी में अता तारड़ जो है वो मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि जनाब हम लगे हैं पाबंदी लगाने के लिए। किसके ऊपर जी? हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं PTI के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे, यानी कि फांसी और गद्दारी का मुकदमा। तो ये सब कुछ कहने के बाद इसहाक डार सामने आ गए। इसहाक डार ने आके कहा कि नहीं जी अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि इन्होंने तो हमसे मुशावरत ही नहीं की, इन्होंने तो हमें एतमाद में ही नहीं लिया। मतलब इस तरह की बातें फिर करनी क्यों कि अगर आप किसी चीज़ पे अमल नहीं कर सकते या उसको पूरा नहीं कर सकते, या तो आप पहले पूरी बात कर लीजिए, जो आपके इत्तेहादी हैं उनको पहले आप एतमाद में लीजिए, उसके बाद आप ये बातें करें। बहरहाल, आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने पहले आके अता तारड़ ने ऐलान किया कि हमने आरिफ अलवी और इमरान अहमद न्याजी यानी खान साहब और कासिम सूरी, इन 3 के ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगाना है और मुकदमा चलाना है। और वफाकी हुकूमत का आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान उन्होंने कर दिया। और उसके बाद जो है वो जावेद लतीफ़ आ गए सामने, उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए, मियाँ जावेद लतीफ़। फिर उसके बाद जो है और लोग भी PMLN में से आवाज़ें उठाना शुरू हो गए। फिर जो है शाहिद खाकान अब्बासी सामने आ गए, उन्होंने भी आकर जो है कहा कि एक सियासी जमात को आप ख़त्म नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा, सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को क्यों ख़त्म नहीं कर सकते जो आप ही के मुल्क पे मुसल्लत हुई हुई है, और आपको ये भी पता है कि वो यहूदी लॉबी के साथ मिली हुई है, आपको ये भी पता है कि उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। इसहाक डार ने आकर तो ये भी कहा कि हमारे पास तो ट्रांजैक्शंस हैं कहाँ भारत से और कहाँ कहाँ से इनको जो है पैसा मिलता रहा है। तो उसके बावजूद अगर ऐसी जमात जिसके लिए आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो फिर आप उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा सकते? ये मेरा एक सवाल है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इमरान खान के ऊपर आपको पता है कि उनका जो 11-12 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है, और उनके ऊपर जो 9 मई के मुकदमात हैं वो भी उनके ऊपर बने हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अकबर एस बाबर जो कि इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और अगर ये दावा सच्चा साबित होता है तो इमरान खान को मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 से कोई नहीं बचा सकता।
वो कहते हैं कि इमरान खान को भारत से हुंडी के जरिए पैसे जो हैं वो मिलते रहे हैं, फंडिंग होती रही है। गैर मुल्की फंडिंग वाले 2 एजेंट्स नहीं बल्कि इमरान खान के हुक्म पर कायम होने वाली 2 कंपनियां हैं। पीटीआई को फंडिंग जो है वो अमेरिका, मिडल ईस्ट, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो हुंडी के जरिए निजी बैंक्स में आई है। अब आपको याद होगा कि इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो आपको याद होगा कि इमरान खान खुलेआम खड़े होकर जब स्पीच करते थे तो कहते थे कि लोगों को कि अपने बिल्स को जला दो। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान कहा करते थे कि अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक्स के थ्रू मत करो बल्कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो। आपको याद है ना इमरान खान का वो बयान। और ऐसे में अकबर एस बाबर का इतना बड़ा दावा, और अगर ये चीज़ें और ये फंडिंग इमरान खान के ऊपर, आपको पता है फॉरेन फंडिंग का केस तो वैसे ही उनके ऊपर है, साबित हो जाता है तो इमरान खान को फिर आर्टिकल 6 से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बोल न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम आता है डॉक्टर फिज़ा का। उस प्रोग्राम के अंदर पीटीआई के शौकत यूसुफजई जो हैं वो गेस्ट थे। उन्होंने वहाँ पर एज़ यूजुअल, जिस तरह पीटीआई की एक ज़बान है कि वो बदतमीज़ी करते हैं और लोगों का नाम बिगाड़ते हैं और उल्टे नामों से उसको पुकारते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो है डेंटोनिक कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उस पर डॉक्टर फिज़ा ने जब उनको मना किया कि आप दूसरों के नाम मत रखें, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस प्रोग्राम से भागने की और जो मेरे ख्याल से एंकर है उसको भी कह दिया कि तुम भी भाड़ में जाओ। आप ज़रा ये क्लिप देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि शौकत यूसुफजई को शायद आप भूल रहे हैं। इनकी एक असलियत है जो मैंने आपको दिखानी है, लेकिन पहले ज़रा आप ये क्लिप देखिए। बता दें कि आप मेरे प्रोग्राम में किसी को डेंटोनिक नहीं कहेंगे, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, किसी का नाम रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा क्या है भाई, तुमने मेरा प्रोग्राम लेना है, ठीक है, नहीं तो मत करें। आप मुझे खुद बताएं शौकत साहब, अभी आप खवातीन का एहतराम की बात कर रहे थे, अभी अपने यूटर्न ले लिया, आप एहतराम आपका सर आप इतने लाउड हो गए हैं। खराब करना चाहती है, अगर नहीं करना मैं चाहती, प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहती, आप डेंटोनिक किसी को कह रहे हैं, किसी को आप लोग डीजल कहते रहे, मतलब हमारा मजहब इजाजत नहीं देता नकली नाम रखने के बारे में। मैं नहीं करता हूँ, तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं करता हूँ, जाओ। ये क्या बात है? क्या कह रहे हैं? उसकी बात पूरी सुन लिया, मेरी बात नहीं सुन रही हो। शौकत साहब एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं? बस ठीक है, नहीं करता हूँ, जाओ आप मेरे कोई और तलाश करो यार। क्या जी, आपने देखा। अब आपको बता दूं कि इसके ऊपर डॉक्टर सैयदा सदफ जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जैसे लीडर वैसे ही उनके वजीर बातकबीर। उन्होंने कहा शौकत यूसुफजई जो हैं, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इनके कपड़े फटे हुए थे और ये वाकया तब पेश आया था जब उन्होंने एक लड़की के चक्कर में मार खाई थी। वो लिखते हैं कि शौकत यूसुफजई ने डॉक्टर नरगिस से जिनसी ख्वाहिशात का इजहार किया था, जिसकी वजह से बार बार उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके उनको तंग कर रहे थे। और फिर उसके बाद डॉक्टर नरगिस के भाइयों ने इमरान न्याजी के तर्जुमान केपीके और साबिक वजीर इत्तलात यानी कि शौकत यूसुफजई की मार कुटाई की थी, उनको मारा था, उनको निशाने इबरत बनाया था और उसके बाद इन्होंने वहाँ से माफ़ी मांगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा और ऑन स्क्रीन आकर लोगों के नाम डाल रहे थे। किसी को जो है वो बोल रहे थे डेंटोनिक, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। वो इसके ऊपर मैं बस एक ही कमेंट करूंगी कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान मुहाजराई चल रही है। आपको पता है कि अदलिया जो है वो लगातार ऐसे रिलीफ दिए जा रही है जो बनते भी नहीं हैं। आपने ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला देख लिया, रिजर्व सीट्स वाला मामला देख लिया। अब इसके ऊपर जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला किया था कि 4 जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको एडहॉक जजेस के तौर पे जो है वो हम लोग अपॉइंट करते हैं। लेकिन अवामी दबाव, यानी अवामी दबाव नहीं, पीटीआई का दबाव ऐसा काम किया कि जो जस्टिस मुशीर आलम है उन्होंने एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। और उसके अलावा एक और जज है, उन्होंने भी इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको इस बात की शर्म आ रही है कि जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है, जिस तरह से पीटीआई के लोगों का एक तरीका है, एक हरबा है कि वो क्या करते हैं कि जिस शख्सियत को जज के तौर पे देखेंगे या देखेंगे कि ये कोई ऐसी अहम शख्सियत है जिसको हमने बदनाम करवाना है, तो उसके घर वालों की डिटेल्स निकलवा लेते हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चों की तस्वीरें निकाल कर उनके डेटाज को शेयर किया जाता है और उनकी ट्रोलिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे जजेस जो हैं वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाना, रियासत को बचाना, ना कि इस वक्त यहूदी लॉबी को जो है उसका गलबा करवाना। अफसोस की बात यह है कि हमने दज्जाल की जितनी भी चीज़ें सुनी थी कि दज्जाल का जब वक्त आएगा तो सारी दुनिया उसके पीछे पागल हो जाएगी, वही चीज़ें आज हमें नज़र आ रही हैं और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे इन लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।